हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देखकर सोच सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, या फिर आपने अभी तक इस आईपीओ में अप्लाई कर चुके हैं लेकिन आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है। देखिए, कंपनी जो है एक एथेनॉल बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। अब बात कर लेते हैं कि जो आईपीओ है कब से स्टार्ट हो चुका है। आईपीओ जो है 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है 25 अक्टूबर तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट कब तक मिल जाएंगे या कब तक अलॉटमेंट होने वाले हैं। 28 अक्टूबर की अलॉटमेंट की डेट है और जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल चुका होगा उनके बैंक अकाउंट से 28 अक्टूबर के दिन तक पैसे जो है डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिला होगा उनके पैसे रिफंड कब होंगे, उनके बैंक अकाउंट से अनलॉक होने स्टार्ट हो जाएंगे 29 अक्टूबर से उनके बैंक अकाउंट से वो जो पैसे जो ब्लॉक हो रखे हैं वो अनलॉक होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों को आईपीओ में जो है अलॉटमेंट मिल चुका है उनके डीमैट अकाउंट में कब शेयर शो होने लगेंगे। शेयर जो शो होंगे 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर से उनके डीमैट अकाउंट में शेयर जो है शो होने लग जाएंगे, यानी कि क्रेडिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कंपनी आईपीओ जो लेकर आई है वो एक्सचेंज में लिस्ट कब होगी। एनएसई और बीएसई में कंपनी 30 अक्टूबर 2024 को जो है लिस्ट होने जा रही है। अब बात करते हैं कि जो कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है उसमें जो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने यहाँ पर फेस वैल्यू फिक्स की है। प्राइस बैंड की बात कर रहे हैं तो आईपीओ में जो प्राइस बैंड रहने वाला है 334 रुपये से 352 रुपये के बीच में। यहाँ पर आप किसी भी प्राइस बैंड पे आप यहाँ पे बोली लगा सकते हैं, यानी कि बिड कर सकते हैं। एक लॉट में 42 शेयर रहने वाले हैं। अब टोटल इशू साइज की बात करें कि कंपनी जो आईपीओ लेकर आई है कितने करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए कंपनी जो है रेज करने जा रही है, यानी कि मार्केट से उठाने जा रही है। तो करीब जो है 554.75 करोड़ कंपनी जो है का टोटल इशू साइज है, यानी कि 554.75 करोड़ कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने जा रही है। अब जो 554.75 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर रही है इसमें कंपनी कितने शेयर अपने जो है सेल करने जा रही है। करीब 15 करोड़ 75,09,938 शेयर कंपनी, इतने शेयर कंपनी जो है आईपीओ के जरिए सेल करने जा रही है। अब जो ये कंपनी जो सेल कर रही है, क्या ये सारा का सारा जो शेयर कर कंपनी जो 554 करोड़ है ये जो रेज कर रही है पूरा का पूरा फ्रेश इशू है? नहीं, कंपनी यहाँ पर जो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही लेकर आई है। अब फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में क्या डिफरेंस होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। फ्रेश इशू के जरिए जो कंपनी पैसा रेज करती है वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है, कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उस पैसे से कंपनी चाहे तो डेट में जो डेट है उसको पे करने में जो है पे कर सकती है, या कोई नया प्लांट ओपन करना है वहां खर्च कर सकते हैं, या दूसरे अपने बिजनेस को डेवलप करने में या कुछ और काम में उस कंपनी के ग्रोथ में उस पैसे को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफर फॉर सेल होता है, ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है यहाँ पर वो जो प्रमोटर या जो इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी या अपने शेयर बेच रहे होते हैं उन लोगों के अकाउंट में, उन प्रमोटर या उन जो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर होते हैं उनके बैंक अकाउंट में यहाँ से रेज किया हुआ पैसा ट्रांसफर होता है, यानी कि वो उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेश इशू। तो जो कंपनी है फ्रेश इशू के जरिए कंपनी जो है करीब जो है 92,32,955 शेयर जो है बेचने जा रही है और यहाँ से जो पैसा रेज कर रही है कंपनी 325 करोड़, यानी कि जो 325 करोड़ है कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ऑफर फॉर सेल के जरिए जो लोग अपनी जो हिस्सेदारी बेच रहे हैं वो अपने 65,26,983 शेयर यहाँ पर अपनी जो शेयर जो है यहाँ पर सेल करने जा रहे हैं और यहाँ से जो पैसा रेज करने जा रहे हैं 229.75 करोड़, यानी कि 229.75 करोड़ कंपनी जो इन्वेस्टर हैं या जो प्रमोटर हैं यहाँ से 229.75 करोड़ जो है रेज करेंगे। और ये सारा का सारा पैसा जो लोग अपनी जो है होल्डिंग्स सेल कर रहे हैं या अपने शेयर को सेल कर रहे हैं उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से हम किस चीज़ की, कि कंपनी में जो आईपीओ लेकर आई है उसमें जो आईपीओ का रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रखा है, यानी कि जो कंपनी 15 करोड़ शेयर जो सेल करने जा रही है उसमें कितनी हिस्सेदारी जो है क्यूआईबी के लिए रखी है, कितने शेयर कंपनी ने रिटेल शेयर्स के लिए रखे हैं और कितने एचएनआई के लिए रखे हैं। देखिए जो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो 15 करोड़ करीब जो शेयर हैं
उसका जो है 50% हिस्सा जो है QIB के लिए रिजर्व है, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर हैं उनके लिए रिजर्व रखा गया है। रिटेलर की बात करें तो रिटेलर के लिए यहाँ पर 35% जो हिस्सा है वो बुक किया गया है, यानी कि रिजर्व रखा है। और HNI के लिए यहाँ पर 15% शेयर यहाँ पर कंपनी ने जो है बुक करके रखे हुए हैं, यानी कि जो टोटल 15 करोड़ शेयर हैं उसमें उसमें से 50% शेयर QIB के लिए हैं और जो बाकी 50% है उसमें से 35% रिटेल और 15% यहाँ पर HNI के लिए बुक किए हुए हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है IPO का, कि हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 सेक्शन बने हुए हैं। जून 2024 क्वार्टर का दिया है और यहाँ पर ईयरली के हिसाब से यहाँ पर डेटा मेंशन है, तो हम ईयरली के हिसाब से यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड की। मार्च 2024 की बात की जाए तो 1991 करोड़ की यहाँ पर एसिड देखने को मिली थी। 2023 में देखें तो 1743 करोड़ की, और मार्च 2022 में देखें तो 1733 करोड़ की यहाँ पर एसिड देखने को मिली हुई है। यानी कि अगर हम एसिड की बात करें तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले 2023 के मुकाबले 2024 में यहाँ पर एसिड आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर 1701 करोड़ का रिवेन्यू देखने को मिला हुआ है। मार्च 2023 की बात करें तो 2023 करोड़ का। मार्च 2022 की बात करते हैं तो 1709 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिला हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो रिवेन्यू प्रीवियस ईयर के मुकाबले यहाँ पर रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिली हुई है, यानी कि यहाँ पर सेल्स क्या हुई है, कम हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोले या नेट प्रॉफिट बोले, बात बराबर ही है। यहाँ पर मार्च 2024 में देखें तो 12.30 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था, जबकि हम प्रीवियस ईयर 2023 में देखें तो 19 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिला था। मार्च 2022 में देखें तो 19.10 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब अगर हम 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इस IPO के लिए है या कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो यहाँ मार्च 2024 में 260 करोड़ का यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिला हुआ है, और मार्च 2023 में देखें तो 249 करोड़ का यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिली है। मार्च 2022 की बात करते हैं तो 232 करोड़ का यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नेटवर्थ है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब देख लेते हैं कि कंपनी के पास कितने रिजर्व एंड सरप्लस मौजूद हैं। तो अगर हम मार्च 2024 की बात करें तो 458 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिले, और अगर मार्च 2023 में देखें तो 447 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिले, और प्रीवियस क्वार्टर अगर हम प्रीवियस ईयर 2022 में देखें तो 431 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस थे। इसका मतलब है कि जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल बोरिंग, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है। 2024 में 663 करोड़ का यहाँ पर डेट देखने को मिला। मार्च 2023 की बात करें तो 738 करोड़ के यहाँ पर डेट थे, और अगर मार्च 2022 में देखें तो 636 करोड़ के यहाँ पर डेट देखने को मिले हैं, और अगर जून 2024 क्वार्टर तक देखें तो कंपनी के ऊपर 703 करोड़ का डेट यहाँ पर जो है मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डेट देखें तो डेट यहाँ पर प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले, यानी कि प्रीवियस 2024 ईयरली क्वार्टर डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो जून क्वार्टर में जो है आपका जो डेट है वहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि इस IPO के लिए या इस कंपनी के फाइनेंशियल के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में, कि कंपनी में क्या रिटर्न ऑन इक्विटी है, क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मौजूद है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिली है, -11.16%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो निगेटिव है, -2.35% यहाँ पर निगेटिव देखने को मिला हुआ है। डेट इक्विटी को देखें तो 3.01% यहाँ पर देखने को मिली हुई है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं सीधे सीधे पैट मार्जिन, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, यानी कि जो प्रॉफिट है कंपनी का वो यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है यहाँ पर गिरते हुए नजर आया है, निगेटिव में -4.97% यहाँ पर देखने को मिला हुआ है, जो कि इस IPO के लिए या इस कंपनी के लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब एंड में हम बात कर लेते हैं कंपनी के डायरेक्टर के बारे में या कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कि कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन लोग शामिल हैं और उनका अनुभव क्या है। देखिए कंपनी के मैनेजमेंट में सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर समीर शांतिलाल जी यहाँ पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनके पास काफी लंबा चौड़ा एक अनुभव है और उनकी एज अराउंड 57 ईयर है, यानी कि एक 50 से अबव वाले उम्र के पर्सन ही कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन कौन है। यहाँ पर बात संगीता अरुण कुमार जी जो है यहाँ पर कंपनी में क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और ये भी एक अनुभवी है और इनकी एज भी जो है अराउंड जो है 50 से अबव है। अब तीसरे नंबर पे भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिनका नाम है
बालचंद्र जी, जो भी इनकी भी एज जो है क्या है 50 से एबव है, और ये भी एक क्या है एक अनुभवी जो है क्या है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं, 4th नंबर पे हैं सुहास उत्तम जी, जो कि एक क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और इनकी भी जो एज है 50 से एबव है। इसका मतलब है कि सभी लोग यहाँ पर जो है टॉप लेवल पर जो मैनेजमेंट है, काफी अनुभवी मैनेजमेंट देखने को मिला हुआ। अब हम एंड में बात कर लेते हैं कि कंपनी जो ये यहाँ पर जो है हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के ऊपर डेट ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर से जो 325 करोड़ कंपनी रेज करेगी, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है? कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है डेट को कम करने में। कुछ हिस्सा कंपनी जो है डेट को रिड्यूस करने में करेगी, और कुछ हिस्सा जो है कॉर्पोरेट यूज में करने वाली है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो अधिकतर पैसा है वो डेट को कम करने में जाएगा, जो कि यहाँ पर डेट कंपनी के ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं कंपनी के फाइनेंस के बारे में देखूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखूँ, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हुआ है प्रीवियस ईयर के मुकाबले क्या हुआ है, कम हुआ है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है इसके लिए। और मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहता है तो उसको यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि लिस्टिंग गेन कंपनी के जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर होने वाली है, क्योंकि अभी तक एक दिन निकल चुका है, और कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखा जाए रिटेल में कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन किया, मात्र कंपनी जो टोटल शेयर कंपनी ने जो है रिटेल के लिए रखे हैं उसका मात्र 11% ही अभी तक जो है रिटेल ने सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि इतना ही मात्र जो है आईपीओ में फिलअप हुआ है अभी तक। तो ये इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी मेरी तरफ से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको ठीक लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल कॉल आपका रहेगा कि आपका मन हो तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। मैंने अपना अब बता दिया व्यू कि लिस्टिंग गेन के चांसेस, यानी कि ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस मुझे इसमें कम नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।